नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक है नेहरू जी के जीवन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस समय भारत और चाइना का जो है क्राइसिस चल रहा है। तो उसमें हमारे नेताओं द्वारा नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ बातें, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से कुछ न कुछ बातें निकल कर आती हैं। तो फिर हमारे मन में आया, चलो नेहरू जी के बारे में उनके जीवन के बारे में थोड़ा जाना जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। उनका जीवन काल कैसा था, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी विदेश नीति क्या थी, और वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो इसलिए जानना ज़रूरी है। प्रत्येक नागरिक को अपने पहले प्रधानमंत्री के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस मकसद से हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो हम ये समझते हैं कि चाहे आप छात्र हों या फिर किसी भी वर्ग के हों, आप समझदार हैं, जागरूक हैं, तो नेहरू जी के बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करता हूँ। पहले ब्रीफ में, शॉर्ट में इनके जीवन के बारे में जानते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्प्ले पे इनकी प्रोफाइल लगाया हुआ है। तो इनका पूरा नाम था जवाहरलाल नेहरू और निक नेम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म जो है 14 नवंबर 1889 में हुआ था और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राजनीति के क्षितिज पर एक देदीप्यमान नक्षत्र थे। कहा जाता है कि यदि महात्मा गांधी भारत के ऋषि हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की आत्मा हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रकाश तथा निर्देश देते रहते हैं। उन्होंने देश के जनमानस को उद्वेलित किया। करोड़ों लोगों ने अपना स्नेह दिया। लोग मात्र दर्शन के लिए पंडित नेहरू की राह देखते रहते थे। किसी कवि ने कहा, जब हम नेहरू का नाम लेते हैं, हमारे सामने लंबी शेरवानी, चूड़ीदार पैजामा, जवाहर जैकेट, गांधी टोपी तथा अचकन में मुस्कुराते हुए गुलाब के फूल के साथ एक आकर्षक व्यक्तित्व उपस्थित होता था। दोस्तों, उस ज़माने में इनकी लोकप्रियता बहुत अच्छी थी। इनका बाल्यकाल कैसे गुजरा? दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज के प्रतिष्ठित वकील पंडित मोतीलाल नेहरू के घर हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। 14 नवंबर 1889 को हुआ। स्वरूप रानी उनकी माँ थी। इनकी माँ का नाम था स्वरूप रानी, जो हिंदू संस्कृति की बहुत प्रभावित थी, प्रारंभिक शिक्षा घर पर संपन्न हुई। इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है घर पर ही संपन्न हुई। एफ टी ब्रुक्स उनके अंग्रेजी शिक्षक थे, यानी कि इनके टीचर का नाम था एफ.टी. ब्रुक्स। कानून की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड गए थे तथा 1912 में वे स्वदेश लौटने पर पिता के साथ वकालत प्रारंभ की और 1916 में कमला देवी के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ। यानी कि कमला देवी इनकी पत्नी थी और 1916 में इनका विवाह संपन्न हुआ। इंदिरा गांधी इनकी एकमात्र कन्या थी, जिन्होंने भारत की प्रधानमंत्री के रूप में देश का गौरव बढ़ाया। केवल एकमात्र ही इनकी पुत्री थी, उनका नाम था इंदिरा गांधी। सभी लोगों को पता होगा इंदिरा जी के बारे में। और अभिरुचि में उनकी राजनीति बढ़ती गई, वकालत गौण होती गई। प्रारंभिक जीवन में ही वे भारतीय जनता को समझने का प्रयास करने लगे। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि
हजारों की संख्या में लोग गंगा मैया के जय जयकार करते हुए प्रतापगढ़ तथा समीपस्थ स्थानों से आनंद भावन होते हुए आते हैं। वे बार बार पूछते थे, क्या इस जनशक्ति का प्रयोग अन्य रचनात्मक कार्यों में नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद, रायबरेली, प्रतापगढ़ के ग्रामीण आंदोलनों को उन्होंने निकट से देखा तथा समझा। इन्हीं आंदोलनों में उन्होंने जन आंदोलन को समझने का प्रयास किया तथा राजनीतिक जीवन में पदार्पण किया। तभी से उन्होंने जो है राजनीतिक में एक तरीके से कूच किया। फिर उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड होती है। इधर भारतीय राजनीति ने करवट लिया। अंग्रेजों की बर्बर नीति से जनजीवन उद्वेलित हो गया। जलियांवाला बाग की घटना ने नेहरू को प्रभावित किया। वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए तथा संबंध प्रगाढ़तर होते गए तथा आजन्म बने रहे। गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में पंडित नेहरू ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चौरी चौरा में भीड़ अनियंत्रित होने के कारण एक हिंसक घटना घटित हुई तथा पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। फलस्वरूप दर्जनों पुलिस जलकर राख हो गए। महात्मा गांधी ने बढ़ते हुए असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। नेहरू जी इस स्थगन से बहुत ही दुखित हुए। वे आंदोलन को चलने देने के पक्ष में थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में इस स्थगन का संदेश प्राप्त करने पर उन्होंने कहा, जब हमें मालूम हुआ कि मेरे ऐसे वक्त में जबकि हम अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे और सभी मोर्चों पर आगे बढ़ रहे थे, हमारी लड़ाई बंद कर दी गई तो हम बहुत बिगड़े। मगर हम जेल वालों की मायूसी और नाराज़गी से क्या हो सकता था। सत्याग्रह बंद हो गया और उसके साथ ही असहयोग भी जाता रहा। पंडित नेहरू को जेल से छोड़ दिया गया। स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। विलायती कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। होली जलाई गई। पुनः उन्हें जेल भेज दिया गया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अब बात आती है 1919 में, और भारत के 1919 अधिनियम का उन्होंने विरोध भी किया था। उसी दौरान फिर 1-2 साल बीता इसी तरह से। फिर आता है साल 1923। उन्होंने रूस की यात्रा की। 1923 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और सार्वजनिक जीवन में उनका महत्वपूर्ण पदार्पण इस पद से होता है। अपनी पत्नी कमला की अस्वस्थता के कारण उन्हें स्विट्जरलैंड जाना पड़ा और 1917 में रूसी क्रांति का अध्ययन करने के लिए पंडित नेहरू बर्लिन में सोवियत संघ के राजदूत के नियंत्रण पर रूस गए। वहाँ की प्रगति से वे बहुत प्रभावित हुए। भारत के भावी तंत्र के विषय में परामर्श देने के लिए साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग आया, जिसका पूरे देश में विरोध किया गया। लखनऊ में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में एक विशाल प्रदर्शन किया गया। नेहरू को लाठियों से पीटा गया। उन्हें गहरी चोटें आईं। उनके अनुसार उन्हें नया अनुभव हुआ। अब लाहौर कांग्रेस के लिए 28 सितंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुन लिया गया तथा उन्होंने दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस की अध्यक्षता की। पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित किया गया। रावी का पवित्र तट स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया। तिरंगा ध्वज फहराया गया तथा स्वाधीनता के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया। कालांतर में वर्ष 1931 तथा 1936 में मोतीलाल नेहरू तथा कमला नेहरू क्रमशः दिवंगत हो गए। फिर 1940 में पुनः पंडित नेहरू को जेल की यात्रा करनी पड़ी। फिर ऐसे तैसे बीतते गए। फिर साल आता है 1942। उस समय अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन एकदम चरम पर था। फिर हम बात करते हैं 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अनुसार अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने को कहा गया
8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कमेटी द्वारा उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया। पंडित नेहरू पुनः गिरफ्तार किए गए। संपूर्ण देश में भक्ति की लहर प्रभावित हो गई। व्यापक जन आंदोलन प्रारंभ हो गया। हिंसा फैल गई। टेलीफोन के तार काटे गए, डाकखानों को जलाया गया, पुल काटे गए तथा आंदोलन नेतृत्वहीनता में तेज होने लगा। सरकार की दमन नीति भी तेज हो गई। महात्मा गांधी ने जेल में उपवास आरंभ किया। फिर उसके एक साल बाद आता है यानी कि 1943 क्रिप्स मिशन योजना। फिर उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में बदलाव आया। इंग्लैंड में श्रमिक दल सत्ता में आया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को समानांतर सरकार के गठन की घोषणा कर दी। नौसेना के सिपाहियों में भेदभाव के कारण विद्रोह हुआ। भारतीयों को खराब भोजन दिया गया तथा इस विद्रोह का प्रभाव नौसेना तथा थल सेना पर भी पड़ा। 18 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह की घटना ने ब्रिटिश शासन को भयाक्रांत कर दिया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारतीय संवैधानिक विवादों को सुलझाने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान का गठन किया, जिसमें सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा प्रथम लॉर्ड A.V. अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन भारत आया। इधर भारत विभाजन की मांग जोर पकड़ रही थी। पूरे देश को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, अ, ब तथा स। अ वर्ग में हिंदू बहुसंख्यक प्रांत बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, बम्बई, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ थे और ब में मुस्लिम बाहुल प्रांत थे, जिनमें उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब, सिंध तथा बलूचिस्तान वर्गीकृत किए गए तथा वर्ग स में असम एवं बंगाल थे। यह भी तय किया गया कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। फिर बात आती है 1946 की और अंतरिम सरकार के गठन की तरफ बढ़ रहे थे। फिर अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया। पंडित नेहरू को विदेश विभाग सौंपा गया। इधर पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ती जा रही थी। बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। चारों ओर हिंसा तथा कोहराम मच गया। लूट, आगजनी तथा अन्य बर्बर कृत्य किए गए। पुनः मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान रट लगाए रहे। राजनीतिक संकट के बादल पुनः भारतीय क्षितिज पर मंडराने लगे। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। उधर लीग की कार्यवाही बढ़ती गई। हिंसक घटनाएं आम बात हो गई। 8 मार्च 1947 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें यह तय पाया गया कि भारत का विभाजन ही राजनीतिक समस्या का समाधान है। फिर महात्मा गांधी विभाजन के बिल्कुल विरुद्ध थे। अंततः भारत को स्वाधीनता मिली, परंतु देश के 2 भागों में विभक्त हो गया। विभाजन की कराह आज भी देश के विभिन्न भागों में सुनाई देती है। पंडित नेहरू ने संविधान परिषद को 14 अगस्त 1947 को दिए गए भाषण में कहा था, जब आधी रात के घंटे बजेंगे, जबकि सारी दुनिया सोती होगी, उस समय भारत जाकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। यह उचित है कि इस गंभीर क्षण में हम भारत और उसके लोगों और उससे भी बढ़कर मानवता के हित के लिए सेवा अर्पित करने की शपथ लें। उक्त शपथ को हम कहाँ तक कार्यान्वित कर पाए हैं, यह मूल्यांकन वर्तमान तथा आने वाली पीढ़ी ही करेगी। जननायक एवं नेहरू 27 मई 1964 तक अनवरत राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहे। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में भारत ने विश्व के देशों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। कुछ असफलताएं भी मिली, परंतु हर बदलाव में एक रजत रेखा भी मिलती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों पर मार्क्स, लेनिन, ग्लेडस्टोन, बर्ट्रैंड रसेल, मार्ले का गंभीर प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी के साहचर्य की सक्रिय कार्य करने का उनका सौभाग्य प्राप्त हुआ।
महात्मा बुद्ध का उन्होंने अध्ययन किया तथा पंचशील में तो बुद्ध के सिद्धांतों को स्पष्ट छाप है, यानी कि जो उनकी पंचशील का सिद्धांत था वह कहीं न कहीं बुद्ध के सिद्धांतों से प्रेरित था। अब इनकी लोकतंत्र में क्या भूमिका थी इसके बारे में जानेंगे हम लोग। पंडित नेहरू लोकतंत्र के कट्टर समर्थक थे। वे राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता तथा अवसरों की समानता के वे पोषक थे। जनता का यह मूल अधिकार है कि नीतियों को संपादित करने में उनकी पूर्ण भागीदारी हो। लोकतंत्र मताधिकार पर आधारित है। यद्यपि इस व्यवस्था में अनेक कमियां हैं, फिर भी कोई उपयुक्त विकल्प न मिलने के कारण यह श्रेयस्कर है। आत्मानुशासन इसकी प्रथम आवश्यकता है। यदि स्वतः अनुशासन न हो तो सत्ताधारी पक्ष इसके लिए तानाशाही पद्धति को अपनाना चाहता है। इसके उदाहरण पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश आदि विभिन्न देशों से प्राप्त किए जा सकते हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा तथा साक्षरता आवश्यक है। देशी रियासतों के साथ साथ ही जमींदारी उन्मूलन की ओर उनका विशेष ध्यान रहा। फलस्वरूप रियासतों का विलय तथा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। पंडित नेहरू यह समझते थे कि आर्थिक समानता के अभाव में लोकतंत्र प्रणाली सफल नहीं हो सकती। अतः उन्होंने कृषि एवं उद्योग दोनों की प्रगति पर ध्यान दिया। संविधान सभा को तिरंगा ध्वज समर्पित करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था, जब तक देश में एक व्यक्ति भी भूखा या नंगा है, हम स्वतंत्र नहीं हैं। इन्होंने कहा था, जब तक देश में एक भी व्यक्ति भूखा या नंगा है, हम स्वतंत्र नहीं हैं। उनके अनुसार मताधिकार का महत्व तब तक नहीं है जब तक देश में आर्थिक समानता नहीं है। लोकतंत्र वास्तव में एक साधन मात्र है, यह साध्य नहीं है। संसदीय प्रणाली, वाद विवाद, विचार विमर्श आदि बंधुओं पर पंडित नेहरू बहुत ही स्पष्ट थे। वे स्पष्टवादी वक्ता थे। चीन से युद्ध के समय उन्होंने राष्ट्र से कोई बात छिपाई नहीं, यानी कि जब चीन से युद्ध हुआ तो उन्होंने राष्ट्र से कोई बात भी नहीं छुपाई थी। हर पहलू का कच्चा चिट्ठा उन्होंने भारतीय संसद को दिया, परंतु राष्ट्र की पराजय भी यह आश्वासन देते रहे। राष्ट्र के पराजय में भी यह आश्वासन देते रहे, अंतिम विजय हमारी होगी। यद्यपि पंडित नेहरू का व्यक्तित्व संसद में भारी पड़ता था, फिर भी वे विरोध पक्ष की भावनाओं को समादर करते थे। तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन को पंडित नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र करने को बाध्य किया था। उत्तर प्रदेश की पूर्वी जिलों की विषम आर्थिक स्थिति की चर्चा के समय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्रवित हो गए कि वहाँ के कुछ लोग गोबर का अन्न खाते हैं तथा आम की गुठली की रोटी बनाते हैं। उनकी आंखें अश्रु से बह निकले थे। जनतंत्र में विरोध पक्ष का विशेष महत्व होता है। पंडित नेहरू इसे स्वीकार करते थे। अब इनकी साम्यवाद में क्या विचारधारा थी, इसको देखते हैं। पंडित नेहरू ने साम्यवाद का विशेष अध्ययन किया। मार्क्स एवं लेनिन को समझने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। रूस की यात्रा भी उन्होंने की थी तथा वहाँ की आर्थिक उन्नति से वे बहुत प्रभावित थे। उन्होंने बताया है कि उनकी नई दृष्टि का श्रेय साम्यवादी दृष्टिकोण को है। राज्य ही सब कुछ है। वर्ग संघर्ष में पूंजीपतियों को दबाने का कार्य राज्य द्वारा ही संभव है। यह दमनात्मक पद्धति पर आधारित है। पंडित नेहरू इसे स्वीकार नहीं करते थे। उनके अनुसार नैतिक मूल्यों का भी उतना ही महत्व है जितना भौतिकवाद का। यद्यपि वैज्ञानिक विचारधारा ने पंडित नेहरू को विशेष रूप से प्रभावित किया, फिर भी वे महात्मा गांधी के निकट थे, जिनके सर्वोदय का आधार था नैतिकता तथा आध्यात्मिक भावना। पंडित नेहरू ने अपने एक भाषण में कहा था, मैं साम्यवादी नहीं हूँ, क्योंकि मैं साम्यवादियों को साम्यवाद को एक पवित्र धर्म मानने की आदत को बुरा समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि साम्यवादी विचारधारा में हिंसा का बहुत महत्व है। मैं इस बात को नहीं मानता। अब बात करते हैं समाजवाद
का में उनकी क्या भावना थी। पंडित नेहरू भारत की गंभीर आर्थिक स्थिति से पूर्ण परिचित थे। वे यहाँ की दरिद्रता तथा आर्थिक विषमता को दूर करना चाहते थे, अतः यहाँ समाजवादी व्यवस्था को उन्होंने समर्थन प्रदान किया। 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में समाजवादी व्यवस्था का स्वरूप जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि निर्धनता, बेरोजगारी, अवनति को दूर करने का एकमात्र समाजवाद है। इसमें सामंतशाही व्यवस्था का उन्मूलन किया जाएगा तथा भूमि सुधार, उद्योग एवं आर्थिक ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन किया जाएगा। इसमें सहकारिता को श्रेय मिलेगा तथा व्यक्तिगत मुनाफे की प्रणाली समाप्त होगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया। आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण पर उनका अधिक जोर रहा। उन्हीं के शब्दों में उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी तथा प्रजातंत्रवादी हूँ। भारत को अगर अपनी गरीबी दूर करनी है तो उसी रास्ते से जाना है। यद्यपि वह इसके खुद के तौर तरीके विकसित कर सकता है और अपने निवासियों की प्रतिभा के अनुसार आदर्श अपना सकता है। वे औद्योगिकरण के पक्षधर थे। बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, नांगल आदि स्थानों पर बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए गए। पंडित नेहरू ने औद्योगिक केंद्रों की तीर्थ स्थानों की संज्ञा प्रदान की। क्रमबद्ध योजना को उन्होंने महत्व प्रदान किया, जिसके अनुसार बड़े बड़े उद्योग के अतिरिक्त कृषि, कुटीर उद्योग धंधे, ग्रामीण एवं घरेलू उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया गया। आर्थिक लोकतंत्र में गरीब तथा धनी के बीच खाई कम होगी। गंगा में अधिक जल प्रवाहित हो चुका है। समाजवादी व्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सहकारिता आंदोलन आदि शब्दों से भारतीय जनमानस पूर्ण रूप से परिचित हैं। वास्तविक मूल्यांकन करते समय हमें विभिन्न बिंदुओं पर विचार करना अति आवश्यक है। पंडित नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में कांग्रेस के अध्यक्ष डी. संजीवैया ने कहा था, कल के भिखमंगे आज करोड़पति हो गए हैं। आज होड़ है लूट तथा खसोट की। भगवान बचाए इस देश को, परंतु इसमें विचारों का क्या दोष। कैसा है यह समाजवाद। देश वीरान हो रहा और रेगिस्तान आबाद। यह महेंद्र चतुर्वेदी जी ने लिखा है। हमें समाजवाद की कार्यप्रणाली का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। अब हम बात करेंगे विदेश नीति। नेहरू जी की विदेश नीति कैसी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत को यथेष्ट स्थान प्राप्त करना। उन्होंने सदैव साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा जातिवाद के विरुद्ध अपना स्वर बुलंद किया। भारत ने साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का जमकर विरोध किया। भारत ने अफ्रीका में गोरी सरकार के विरुद्ध संघर्ष में भाग लिया। कांगो में स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया। हॉलैंड के साम्राज्यवाद के विस्तार की कार्यवाही की निंदा करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि यह नंगा तथा बेशर्मीपूर्ण आक्रमण है। नेहरू ने विश्व की समस्याओं को सुलझाने के लिए शांति पर विशेष जोर दिया तथा बल प्रयोग की आलोचना की। समस्त विश्व दो प्रमुख गुटों में विभाजित था। एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था तो दूसरा का साम्यवादी रूस। साम्यवादी देश को लहोदीवार की संज्ञा दी गई थी। भारत इन गुटों की गतिविधियों में नहीं पड़ना चाहता था। पंडित नेहरू ने यह तय किया कि गुण दोष विवेचन के आधार पर भारत को निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए शांति को अपनाया। शांति कंपोतों को भी उन्होंने उड़ाया। गुट निरपेक्षता की नीति यानी कि नॉन अलाइनमेंट की नीति पॉलिसी का अर्थ मूक दर्शक होना नहीं था। वे दोनों गुटों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। गुट निरपेक्षता के दो मुख्य लाभ लक्षित होते हैं। प्रथमतया यह विश्व को युद्ध से बचाने का प्रयास करता था। अनेक बार भारत के प्रयास से विश्व युद्ध के बादल छट गए तथा मानवता ने शांति की सांस ली। द्वितीय
भारत अपनी मौलिक उन्नति को ध्यान में रखता था। दोनों गुटों से आर्थिक सहयोग प्राप्त करने में भारत सफल रहा। हम मार्शल टीटो, सुकर्णो, नेहरू तथा कर्नल नासिर के प्रयासों को विस्मृत नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं इनका पंचशील का कैसा इनकी विचारधारा थी पंचशील को लेकर। इसी क्रम में विश्व राजनीति में पंचशील सिद्धांत का नाम लिया जाता है। पंडित नेहरू पर बुद्ध एवं बौद्ध साहित्य की छाप लक्षित होती है। इन्होंने पंचशील बौद्ध से जो है प्रेरित होकर लिया था। सन 1954 में हिंद चीन के संदर्भ में पंचशील का प्रयोग किया गया। मुख्यतः इसके अंतर्गत 5 सिद्धांत आते हैं। एक दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, अनाक्रमण, प्रादेशिक अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, समानता के सिद्धांत पर एक दूसरे का सहयोग करना। इन्होंने हिंद और चीन के बारे में यह 5 जो है पंचशील समझौता या इनके एक सिद्धांत थे। इस सिद्धांत को विश्व के जाने माने नेताओं ने समर्थन प्रदान किया। राजनीति तथा युद्ध में सब कुछ उचित है कि सिद्धांत को कूटनीतिज्ञ स्वीकार करने में नहीं हिचकिचाते। पंचशील एक सुंदर शब्द है, परंतु इसका कार्यान्वयन बहुत ही दुस्सह है। तिब्बत को साम्राज्यवाद ने हड़पा, पंचशील झंकृत नहीं हुआ। चीन ने भारत की अखंडता एवं संप्रभुता में हस्तक्षेप किया, पंचशील सिद्धांत समर्थक मौन रहे। वस्तुतः व्यवहारिक धरातल पर यह प्रयोग असफल रहा। पंडित नेहरू इसके विषय में अनेक प्रश्न पूछे गए, यानी कि जब पंचशील सिद्धांत का चीन ने धड़ल्ले से इसका दुरुपयोग किया और यह बिल्कुल असफल रहा, तब पंडित नेहरू से इसके विषय में अनेक प्रश्न पूछे गए। उन्होंने उत्तर में कहा था, चाहे कोई दूसरा इन सिद्धांतों का आचरण न करे, हमें तो इनका पालन करना चाहिए। पंचशील स्वतः में एक आदर्श है, भले ही इसे काल्पनिक माना जाए। वैसे पंडित नेहरू एक अति संवेदनशील भावुक राजनीतिज्ञ थे। वे धरती की गोद से दूर आकाश में उड़ना अधिक पसंद करते थे। यह बात और है कि किसी भी राष्ट्र को प्रगति पथ पर ले चलने के लिए आदर्शवाद उतना ही आवश्यक है जितना प्रत्यक्ष व्यवहारवाद। दोनों के समन्वय से ही हम प्रगति की चोटी पर पहुंच सकते हैं। अब राष्ट्रवाद का सिद्धांत एवं विश्व बंधुत्व में इनकी क्या भावनाएं थी, इनकी क्या प्रयोग थे। तो पंडित नेहरू ने भारत की राष्ट्रीयता को भारतीय माना। वे इसे हिंदू या मुस्लिम राष्ट्रीयता नहीं स्वीकारते थे। उनका दृष्टिकोण बिल्कुल वैज्ञानिक था, परंतु साथ ही साथ अंधविश्वास एवं पाखंड को वे बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। फलतः वे धार्मिक राष्ट्रवाद के प्रतिकूल थे। उनका दृष्टिकोण स्वामी दयानंद, विवेकानंद तथा अरविंद के दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता था। वे धर्म, जाति तथा संस्कृति के पक्षकार नहीं थे। सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद तथा भाषावाद हमें संकीर्णता की ओर ले जाते हैं, ऐसा उनका विचार था। पंडित नेहरू विश्व बंधुत्व के पोषक थे। उन्होंने स्थान स्थान पर इसे प्रबल समर्थन प्रदान किया। आज हर एक राष्ट्र एक दूसरे पर किसी न किसी रूप में अवलंबित हैं। आर्थिक क्षेत्र में इसका स्पष्ट आभास होता है। राष्ट्रीय सीमाएं समाप्त हो रही हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज व्यापक होता जा रहा है। यातायात, संचार, अर्थव्यवस्था आदि के कारण विश्व की दूरियां सिमटती जा रही हैं। आज का नागरिक अपने को विश्व नागरिक कहने का दावा कर रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघ को पूर्ण समर्थन प्रदान किया। यह संगठन कितना सफल रहा यह और बात है। इसके निर्णयों के कार्यान्वयन में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां रहीं, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विश्व युद्ध की काली घटाओं को इसने हटाया। एक नहीं अनेक बार युद्ध की विभीषिका टली। पंचशील का समावेश राजनीति में उन्होंने किया। कोलंबो, बाडुंग आदि स्थानों पर संपन्न हुए सम्मेलनों में भाईचारे एवं विश्व बंधुत्व के सिद्धांत की खुलकर चर्चा की गई।
तथा उनकी समीक्षा हुई। भारत ने कोरिया, कांगो आदि विभिन्न स्थानों पर शांति सेना की टुकड़ियों को भेजा, जिन्होंने भाईचारे को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। सहृदयता की उदात्त भावनाओं का प्रबल समर्थन पंडित नेहरू ने किया। यही कारण है कि 1947 से 1954 तक भारत की विदेश नीति पूरे रंगमंच पर छाई रही। नेहरू की नीति का ही प्रभाव था कि समस्त विश्व भारत की आवाज़ सुनने में गौरवान्वित महसूस करता था। 1954 से 1961 तक हमारे संबंध सूत्र चीन, अमेरिका तथा रूस से बेहतर रहे, परंतु सन 1962 में भारत चीन युद्ध ने हमारी आंखें खोल दी और हम आकाश से पृथ्वी पर आ गिरे। मित्रता, सहयोग का सहृदय आधार था। स्वावलंबन का कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में वे वैज्ञानिक उपकरणों का पूर्ण रूप से प्रयोग करना चाहते थे। सहकारी कृषि का आधार यही था। पूंजीवादी तथा साम्यवादी आर्थिक व्यवस्था के समन्वय पर पंडित नेहरू का विशेष जोर था। फलतः उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत के लिए श्रेयस्कर समझा। देश की निर्धनता को उन्होंने विशेष स्थान प्रदान किया। योजना आयोग की नियुक्ति कर विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं को चालू करने का श्रेय पंडित नेहरू को है। रूस की उन्नति से वे बहुत प्रभावित थे। उन्हें भारत में आर्थिक नियोजन का संपादक माना जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने का प्रयास पंडित नेहरू ने किया। हाँ, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वे इस बात से बहुत दुखी थे कि स्वतंत्रता का विशेष लाभ औसत व्यक्ति को नहीं मिल सका। उनका कथन था, भारत का सबसे बड़ा शत्रु निर्धनता है। आखिर योजनाएं बनाने के क्या मायने हैं? हमारी सबसे बड़ी दुश्मन गरीबी है। उस पर हर तरफ से फौजी हमला होना चाहिए। खेतों में, खलिहानों में, कारखानों में अधिक रोजगार से सब तरफ से हमारे यहाँ नया रक्त आएगा। रोजगार तभी मिलेगा जब काम बढ़ेगा। हमें काम बढ़ाना चाहिए। ग्रामीण जनों को आर्थिक उन्नति के लिए समस्त विकास योजनाओं को पंडित नेहरू ने प्रारंभ कराया। समस्त देश में विकास खंडों की स्थापना की गई। इन सामुदायिक योजनाओं के मूल में यह बात निहित थी कि सामुदायिक प्रयास एवं सहयोग से जनता अपनी समस्याओं का समाधान करेगी। इस योजना को एक क्रांतिकारी कदम माना गया। निश्चित ही इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में आशा की किरण फूटी, परंतु आज के मूल्यांकन में इन योजनाओं को असफलता ही प्राप्त हुई। विकास केंद्र भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं तथा भ्रष्ट नौकरशाही धन उगाने में लगी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में आज भी जवाहर रोजगार योजना चालू है, जिसके अंतर्गत गांवों की सड़कें, विद्यालय तथा चिकित्सालय आदि बनवाए जा रहे हैं। देश में बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना का श्री गणेश पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुआ। उन्होंने औद्योगिक संस्थाओं को स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किया। भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो हमारे तीर्थ स्थानों की सूची में नए नाम जुड़ गए। अपने 17 वर्ष के प्रधानमंत्रित्व काल में पंडित नेहरू ने लोहा विद्युत मशीन निर्माण, आणविक प्रयोग के विकास हेतु बहुत महत्वपूर्ण निर्देश दिए। फलस्वरूप रेल इंजन, वायुयान, युद्ध में प्रयुक्त आयुधों का निर्माण तो पंडित नेहरू के कार्यकाल में ही प्रारंभ हो गया था। आज टेलीविजन, उपग्रह संचार, ग्रह, सुपर कंप्यूटर एवं पृथ्वी, अग्नि आदि उसी क्रम की दीप शिखाएँ हैं, जिनके कारण मात्र से हमारा मस्तक गर्व से ऊपर उठ जाता है। गुरुतर जल क्रायोजेनिक इंजन आदि उसी निर्माण की कड़ी की लड़ी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था द्वारा भारत की आर्थिक असंतुलन को मिटाना चाहते थे, ताकि यहाँ समाजवादी समाज की स्थापना की जा सके। कुटीर उद्योग धंधों की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। बड़े बड़े उद्योग की स्थापना अत्यावश्यक है, परंतु छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी आवश्यक हैं, जिनसे ग्रामवासियों को उचित अवसर प्राप्त होगा और वे आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में अग्रसित हो सकेंगे। वे कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति आई, इसका श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को है। वास्तव में कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसका उद्घाटन वर्ष 1960 में
नेहरू के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस विश्वविद्यालय के बीज एवं कृषि से संबंधित अन्य विषयों पर शोध कार्य संपन्न किया जाता है। लाखों क्विंटल बीज उगाए जाते हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में वितरित किए जाते हैं। वास्तव में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय ही हरित क्रांति का आधार पद्धति हुआ। पंडित नेहरू का विचार था कि कृषि में आमूल परिवर्तन किया जाए। वे रूस आदि देशों का भ्रमण कर आए थे वहाँ की उन्नति तथा विधि से बहुत प्रभावित थे। समय समय पर वे कहा करते थे कि हमारे कृषक अशोक के समय का हल चलाते हैं, वे इसमें परिवर्तन करना चाहते थे। इस समय लगभग 19 ऐसे कारखाने हैं जो मात्र ट्रैक्टर का निर्माण करते हैं। संप्रति 62 कृषि विश्वविद्यालय कृषि संबंधित अनुसंधान में लगे हुए हैं तथा कृषि शिक्षा लाभान्वित कर रही है। सहकारिता पर आधारित कृषि पंडित नेहरू की देन है। उनका दृष्टिकोण पक्का था। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में सहकारी कृषि संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ। यद्यपि उक्त प्रस्ताव का विरोध हुआ, चौधरी चरण सिंह ने घंटों इस बहस में भाग लिया। अंततः प्रस्ताव पारित हुआ। यद्यपि इस पद्धति का सफल नहीं रही, फिर भी इसके दूरगामी प्रभावों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। पंडित नेहरू चाहते थे कि देश में दुग्धशालाएं स्थापित हों। वे श्वेत क्रांति इसी की प्रतिफल है। कराची कांग्रेस में बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव पंडित नेहरू द्वारा पारित किया गया। वे लगान एवं सूदखोरी से जनता को मुक्ति दिलाना चाहते थे। आर्थिक शोषण के पंडित नेहरू विरोधी थे। वे शोषण एवं भय मुक्त समाज का निर्माण करना चाहते थे तथा इसके लिए सतत प्रयत्नशील थे। खेत खलिहान, उद्योग धंधे आदि की ओर पंडित जी की संतुलित दृष्टिकोण था। महात्मा गांधी ने कहा था, मैं प्रत्येक की आंख से आंसू पोंछना चाहता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसी को दोहराना चाहते थे तथा कहते थे, जब तक एक भी व्यक्ति देश में भूखा या नंगा रहेगा, स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। धर्म संबंधी विचार। इनके धर्म संबंधी विचार कैसे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्थान पर कहा, मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, परंतु मैं किसी वस्तु में विश्वास अवश्य करता हूँ। आप उसे धर्म कहते हैं या चाहे कह सकते हैं। आप जो भी वस्तु मनुष्य उसको उसकी क्षुद्रताओं से ऊपर उठाने में सहायता देती है, चाहे वह कोई देवता हो या कोई पाषाण प्रतिमा, वह शुभ है और उसे ठुकराया नहीं जाना चाहिए। वास्तव में धर्म मनुष्य को पशुता से ऊपर उठाता है तथा उसे पशु से पृथक करता है। धर्म ही वह विशेष तत्व है जिसके बिना मनुष्य सींग तथा पूंछ से रहित पशु है। धर्म व्यक्तित्व का विकास तो करता ही है और मोक्ष का द्वार भी प्रशस्त करता है। अतः कहा गया है कि धर्मों की रक्षित है। धर्मो रक्षित। धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता की देन पंडित नेहरू की है, जिसके कारण अनेक नई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं तथा नित्य जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। धर्म को नैतिकता के साथ उन्होंने जोड़ा। उन पर अध्यात्मवाद का भी प्रभाव था। उन्होंने कहा कि यदि राजनीति तथा आर्थिक हित एवं आध्यात्मिक हित में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो, वहाँ हमें आध्यात्मिक हितों की रक्षा करनी चाहिए तथा राजनीतिक तथा आर्थिक हितों को तिलांजलि देनी चाहिए। उन्होंने यह स्वीकार किया, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमारे लिए यह संभव नहीं है कि हम बिना निश्चित सिद्धांतों के अपने अतीत के वैभव को प्राप्त कर सकें। अंधविश्वास एवं पुरापंथियों का विचारधारा से वे बहुत दूर थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने के कारण धर्म की संकीर्ण अर्थ को उन्होंने कभी नहीं स्वीकारा। एक समय पूरा राष्ट्र इसलिए चिंतित था कि वे 9 अष्टग्रह एक साथ उदित होने वाले हैं, जिसका पूरे देश का कुप्रभाव पड़ेगा। पंडित नेहरू ने इसकी आलोचना की तथा कहा कि इसको भी हम लोग देख लेंगे। सौभाग्य से वह दिन आया तथा देश का कुछ भी अहित नहीं हुआ। वे ग्रहण के विषय में राहु केतु द्वारा सूर्य तथा चंद्र के ग्रास करने के सिद्धांत की व्यंग्यात्मक रूप से आलोचना किया करते थे तथा ग्रहण के मुख्य कारण को ग्रहों की गति को बताकर जनता को समझाने का प्रयास करते थे। वे धर्म के नाम पर हुए दंगे, हिंसा तथा मारपीट की भर्त्सना किया करते थे। वे अनेक बार उन पर हमला किया गया तथा उनकी तीव्र आलोचना भी की गई। भारतीय संस्कृति के बारे में
पंडित नेहरू बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनको पूर्व के साथ साथ पश्चिम का भी पर्याप्त ज्ञान था। जन्म जन्म से हिंदू, शिक्षा से उर्दू तथा फारसी एवं व्यवहार से अंग्रेजी संस्कृत का प्रभाव उन पर पड़ा था। भारतीय संस्कृति पर हिमालय, वनों, उपवनों, नदियों, समुद्रों का विशेष प्रभाव पड़ा। गंगा से पंडित नेहरू विशेष प्रभावित थे। उन्होंने गंगा की रात दिन, ग्रीष्म, वर्षा, शीत में देखा। गंगा का आकर्षण बरबस उनको खींच लेता था। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी वसीयत में स्पष्ट लिखा कि मरने पर उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, जो बंगाल की खाड़ी में मिलती है और भारत का चरण धोती रहती है। यह था पंडित नेहरू का गंगा से लगाव। पर्वतों से उनका विशेष लगाव था। वे देवदार के लंबे सुडौल वृक्ष उनको शक्ति प्रदान करते थे। देहरादून में स्थित वन अनुसंधान संस्थान में 9 अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, मैं नहीं चाहता कि हमारे 9 युवक वैक्रेट की भांति झुके रहें। मैं उनको देवदार की तरह सीधे खड़े रहते देखना चाहता हूँ। वास्तव में भारतीय संस्कृति पर्वतों, उपत्यकाओं की संस्कृति है। वनों, उपवनों ने इसे संजोया है तथा नदियों तथा सरिताओं ने इसे चिंतित किया है। इसी पृष्ठभूमि में हमारी संस्कृति पनपती गई। यह और बात है कि यह आस्तिकता की गोद में पली है, जिसे पंडित नेहरू नैतिकता का नाम देते हैं। उनके अनुसार संस्कृति का अर्थ है व्यक्ति का आंतरिक विकास। इसका अर्थ आचरण सुसंस्कृत व्यक्ति का मस्तिष्क सदैव खुला रहना चाहिए। जब कोई देश अपनी खिड़कियों तथा दरवाज़ों को बंद कर देता है, वह संकीर्ण हो जाता है। उस पर कोपमंडूकता का सिद्धांत लागू हो जाता है। हमारी संस्कृति भाईचारे की संस्कृति है, मेल मिलाप की संस्कृति है। हमें इसे भरसक प्रयास करके बढ़ाना चाहिए। भावनात्मक एकता को हमें आगे ले जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति समन्वयवाद का सिद्धांत है। पंडित नेहरू के शब्दों में, हमारे पास जहाँ एक ओर परमाणु विज्ञान है और परमाणु शक्ति का विकास हुआ है, वहीं गाय के गोबर का भी युग मौजूद है। परिवर्तन अनिवार्य है, लेकिन इसके साथ साथ निरंतरता भी आवश्यक है। हमें अतीत को पकड़े हुए भविष्य की ओर बढ़ना है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही किया। अतीत से पृथक होने का अर्थ अपने जीवन के स्रोत को सूखा डालना, जो राष्ट्र के लिए खतरनाक है। हम विज्ञान के प्रति झूठे नहीं बन सकते, क्योंकि यह आज के जीवन का बुनियादी तथ्य है। इसी तरह हम उन मूलभूत सिद्धांतों को नहीं झुठला सकते जिन पर भारत युगों से चलता आ रहा है। पंडित नेहरू आधुनिक युग के महानतम नेताओं में से एक थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा आधुनिक भारत के निर्माणकर्ता के रूप में उनकी सेवाएं महान थी। पंडित नेहरू कठिन श्रम की हिमायती थे। वे स्वतः 18 घंटों तक कार्य करते थे तथा अनेकों बार उन्होंने इस बिंदु पर जोर दिया था कि देश के निर्माण एवं विकास के लिए कठिन श्रम अत्यावश्यक है। केंद्रीय सिंचाई बोर्ड के 9वें वार्षिक अधिवेशन के भाषण में उन्होंने कहा था, इस पीढ़ी को कठिन परिश्रम करने का दंड मिला है। वे एक आदर्शवादी युग पुरुष थे। उनकी मंजिल बहुत दूर थी। अनेक राज्य समाज में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई नंगा नहीं रहेगा। भावनाएं सबकी उदात्त रहेंगी, जिनमें भय द्वेष का स्थान नहीं मिलेगा। भारतीय संसद में पंडित नेहरू ने कुछ मनोदयों को प्रस्तुत किया। वे संसद में नियमित रूप से जाते थे तथा संसदीय मर्यादा को विशेष महत्व प्रदान करते थे। संसद में बहुत कटु वाक्य भी उन्हें सुनने पड़ते थे। एक बार साम्यवादी दल के सदस्य सुंदर रवैया ने पंडित नेहरू को ट्रेटर, देशद्रोही कहा। उन्होंने इसे सहन करते हुए कहा कि यदि सुंदर रवैया ने ऐसे शब्द का प्रयोग रूसी संसद में किया होता तो शायद उन्हें जीवन से हाथ धोना पड़ता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उन्हें क्या नहीं कहा। संसद में 3 आने प्रतिदिन आय पर बहस का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था, मैंने सोचा था डॉक्टर लोहिया बहुत दिनों के बाद मिले हैं, कुछ बातें होंगी, परंतु
स्थिति वही पुरानी रही। आज संसद की स्थिति देखकर रोना आता है। आज की विधान सभाएं मारपीट गाली गलौज का स्थान बन गई हैं। पीठासीन अधिकारी के आदेशों की अवहेलना की जाती है। मेज की संसदीय कार्यप्रणाली की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। संसदीय व्यवस्था में पंडित नेहरू की अटूट श्रद्धा थी। इसकी मर्यादा का उन्हें पूर्ण आभास था। डॉक्टर राधाकृष्ण ने महान दार्शनिक प्लेटो से उद्धृत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि संसदीय व्यवस्था में सबको सक्रिय भाग लेना चाहिए। पंडित नेहरू यही चाहते थे। नेहरू का पंचशील पंचतत्व में विलीन होता जा रहा था। गुट निरपेक्षता के सिद्धांत की खिल्ली उड़ाई जा रही थी तथा राष्ट्रीय जीवन में भ्रष्टाचार की पकड़ तेज होती जा रही थी। कहा जाता है कि कश्मीर के प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय संघ में विचारार्थ भेजकर पंडित नेहरू ने बड़ी भूल की। आज कश्मीर भारत के गले में घेंग बना है। हम अघोषित युद्ध में लगे हैं। तिब्बत का गला घोंट दिया गया तथा आज भी चीन हमारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा बनाए बैठा है। लेकिन इनसे नेहरू के चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका चिंतन अस्पष्ट रहा। लगभग 2 दशक तक नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया। लोकतांत्रिक विचारों की मशाल जलाकर विश्व के अनेक पराधीन देशों का उन्होंने पथ निर्देश किया। यह पंडित नेहरू के महत्वपूर्ण विचारों का ही प्रभाव था। आइसनहावर, बुल्गेनिन तथा खुस्वेत, मार्शल, टीटो, सुकर्णो, भंडारनायके आदि राजनीतिक नेताओं ने हृदय से उनका स्वागत किया। भारत में आर्थिक पुनरुद्धार में उनके विचारों का विशेष प्रभाव रहा। देश की औद्योगिक प्रगति प्रदान करने का श्रेय पंडित नेहरू को है। उनके वैज्ञानिक विचारों ने देश तथा पूरे विश्व में हलचल मचा दिया। प्रधानमंत्री का दायित्व उन्होंने विशेष रूप से निभाया। ऐसा उनके विचारों का जादू था कि वे जो कुछ चाहते थे देश की जनता से करा लेते थे। विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, गुट निरपेक्षता, निशस्त्रीकरण, समाजवाद, भावनात्मक एकता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आदि विषयों पर उनके विचार बड़े ही प्रभावी थे। ब्रिटिश सरकार उनसे थर्राती थी। चर्चिल भी उनके प्रशंसक थे। पंडित नेहरू ने भारत में स्वाधीनता के बाद संक्रमणकालीन स्थिति की बड़े ही सूझबूझ से नियंत्रित किया तथा नया राष्ट्र बनाने में उन्होंने भरसक कोई कदम उठा नहीं रखा। सफलता तथा विफलता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। समालोचकों का कहना है कि नेहरू आदर्शवाद के अधिक निकट थे। व्यवहारिक धरातल पर चलने का प्रयास कम करते थे। यदि मात्र शांति के कपोत उड़ाने से विश्व शांति हो जाए तो सभी राष्ट्र इसे अपना ही लें। राजनीति धार्मिक संस्कार नहीं है। चाणक्य ने व्यवहारिकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने लिखा कि अपने समय मित्र, देश, आय, व्यय, लाभ, हानि तथा अपनी शक्ति का सदैव सोचते रहना चाहिए। कह कालः कान्य मित्राणि को देशः कोच व्यगामो काश्चम कांच में शक्ति रीतित चिंताएं मुहर्रमः। मेरा यह समय कैसा है, मेरे मित्र कौन है, मेरा देश कौन सा है, मेरे लाभ हानि क्या है, ऐसा उन्होंने कहा। मैं किसका हूँ और मुझे क्या शक्ति है, बराबर सोचना चाहिए। शायद चीन के साथ 1962 में युद्ध की उद्घोषणा करते समय पंडित नेहरू ने उक्त कथन पर ध्यान नहीं दिया। फलतः हम पराजित देश हो गए। मैकियावेली के राजनीति विचारों पर ध्यान न दें। मित्र राष्ट्र को न पहचान कर उन्होंने एक भूल की। पंचशील या हिंदी चीनी भाई भाई का नारा मात्र ढकोसला सिद्ध हुआ तथा हमारी हजारों वर्ग मील भूमि चीन का अब भी अनधिकृत कब्जा है। तिब्बत आज भी करा रहा है। बफर स्टेट के सिद्धांत पर न अडिग रह नेहरू ने भयंकर भूल की। आज वहां आणविक शस्त्रों का परीक्षण हो रहा है तथा भारत के प्राय सभी प्रमुख महानगर उसके लक्ष्य परिधि में हैं। इससे भी अधिक विडंबना तो इस बात की है कि नोबेल पुरस्कार विजेता दलाई लामा की तिब्बत की स्वतंत्रता विषय पर हम अपनी जुबान तक नहीं खोल सकते। चाहे जो भी कहा जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक लंबे अंतराल तक भारतीय शासन की बागडोर संभालते हुए देश को प्रगतिशील वैज्ञानिक एवं
असांप्रदायिक दिशा में ले गए। उन्होंने मौलिक सिद्धांतों के लिए सतत संघर्ष किया। वे निरंतर प्रयत्नशील थे कि एक नवीन भारत बनाने हेतु जिसमें लोग खुशहाल रहें तथा प्रत्येक नागरिक अपना मस्तक ऊंचा किए हुए भारत माँ की गोद में विचरण करता रहे। उन्होंने कुछ शपथ ली थी देश के प्रति, यहाँ की करोड़ों जनता के प्रति। उनको पूरा किए बिना उन्हें विश्राम कहाँ। रॉबर्ट बर्न्स की कविता उनके लगाव से यह बात पूर्ण रूप से परिलक्षित होती है। द वुड्स आर डार्क, लवली एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स गो टू बिफोर आई स्लीप। यानी स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र का यह महान योद्धा सतत संघर्ष करता रहा। धर्म एवं विज्ञान के स्वस्थ समन्वय के पक्षधर के हृदय में मानवता के प्रति गहरी आस्था थी। उनका विचार था, हम मानव पहले तथा प्रथमतया हैं, मात्र भारतीय, चीनी, अमेरिकन, रूसी, अंग्रेजी, यहूदी नहीं, इस जगत में मानव से बढ़कर कोई नहीं। अतः नेहरू के विचारों का मूल्यांकन करते समय हमें इस बात से विस्मृत नहीं करना चाहिए कि उन्होंने सतत प्रयास किया कि विश्व में घृणा तथा भय ओझल हो जाए ताकि भयंकर युद्ध से मानवता को बचाया जा सके। क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो भावी युद्ध पत्थरों से नहीं किया जाएगा तथा आणविक बम राष्ट्रों को समाप्त कर देंगे। कितना प्रेम था उस व्यक्ति का इस देश की मिट्टी से। अपनी वसीयत में उन्होंने राय व्यक्त की थी कि मृत्यु के पश्चात उनकी राख के अंश को भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए, जो भारत की मिट्टी में मिल जाए। ऐसा था उनका जीवन काल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि उनकी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। उनके बारे में कुछ बेसिक, कुछ अच्छी, कुछ बुरी बातें आपको पता चली होंगी। और कुल मिला जुला के वे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे और अच्छे थे। कुछ चीज़ों की भाई सबके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ख़राब होता है। कुछ डिसीजन थोड़ा से उन्होंने गलत ले लिया, जैसे चीन के मामले में। एक तरीके से वो भरोसेमंद नेता थे। किसी पर भरोसा कर लेना कहीं ना कहीं घातक होता है, तो चीन ने भी उनके साथ ऐसा ही किया। और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु का कारण कहीं ना कहीं भारत चीन युद्ध ही था, जो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो इस वजह से 1964 में उनको जो है उनका अंत हो गया, और शायद इसी चिंतन में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ा लंबा ज़रूर खिंच गया है, लेकिन आप पूरा सुनोगे तो अच्छा लगेगा और इनके बारे में आप जानकर आपको एक तरीके से अच्छा लगेगा। और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।